So yesterday we have studied about the some level of the teaching and some common characteristics of a good teaching and nature and characteristics of a teaching. Then we will come to the next point is the learner characteristic. So in this there is some different characteristics as per according to the UGC syllabus. The learner characteristics as well as when as the teacher requires some characteristics to teach the student. So as well the learners and the students also need to some characteristics to get to listen the lecture or to getting the point clearly. So what are the some characteristics of a learner and student must have? So in this first there is a motivational characteristics. So what is the motivational characteristic? Those characteristics which motivate a student to learn and to get something. So to get the facts, to get the information, to get some knowledge from the teacher. So in this, the first is self-efficacy. So self-efficacy is defined by Bandura. Bandura defined the term pursued self-efficacy as a belief in one's capability to organize and execute the action necessary to manage particular situation. So he said, उसने कहा कि एक खुद की जो एक कैपेबिलिटी है एक पर्सन की that capability should be like that he can just execute and organize the things in a particular situation कि कैसे एक particular situation में खुद organize and execute कर सकता है चीजों को on the basis of he or she own capability वो खुद की अपनी capability से कैसे चीजों को organize execute कर सकता है in different situations. So Bandura also note physiological and emotional states can influence the individual to interpret stress reactions and the tension as indicator of vulnerability to poor performance. So Bandura ने क्या चीज दिखाई इसने फिजियोलॉजिकल दो चीजों को कौन कौन सा कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि बंदूरा ने किस किस पे फोकस किया था या बंदूरा ने कौन सी जो स्टेट्स हैं दो डिफाइन की गई थी तो उसने क्या कौन कौन सी की थी एक तो फिजियोलॉजिकल एंड सेकंड इमोशनल स्टेट्स इसलिए these two states can influence the individual to interpret stress reaction and tension as indicator of vulnerability of poor performance. तो उसने कहा था जो फिजियोलॉजिकल इमोशनल जो स्टेट्स हैं वो किसी भी इंडिविजुअल के इंटरप्रेट करती हैं इसकी स्ट्रेस रिएक्शन को तो जो स्ट्रेस रिएक्शन है दैट कैन लीड्स टू द पुअर परफॉर्मेंस की स्ट्रेस है किसी में या जो टेंशन है स्ट्रेस है वो एक पुअर परफॉर्मेंस की तरफ ले जाता है एक स्टूडेंट को या एक लर्नर को तो वो कौन सी जो दो स्टेट्स हैं जो उसको एक पुअर परफॉर्मेंस की तरफ ले जाती है एक फिजियोलॉजिकल जो नीड्स हैं या इमोशनल जो नीड्स हैं या स्टेट्स हैं वो दो चीजें तो therefore one way to alter the self efficacy to reduce stress and negative emotional tendency तो उसने क्या सजेस्ट किया कि एक ही तरीका है सेल्फ जो एफिकेसी को रिड्यूस करने सेल्फ एफिकेसी ही एक ऐसा तरीका है जिससे स्ट्रेस और नेगेटिव जो इमोशनल है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं तो दोज हु बिलीव दैट दे कैन नॉट मैनेज द थ्रेट्स एक्सपीरियंस हाई एंजाइटी अराउजल कई बार क्या कहते हैं कि हम स्टेज पे जाने का फोबिया होता है कि आई कैन नॉट गो टू द स्टेज आई कैन नॉट एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग सो क्या एक स्ट्रेस हो जाता है उनके अंदर तो ये जो इमोशनल या नेगेटिविटी आ जाती है तो वो जो वो थ्रेट एक्सपीरियंस कर रहा है तो हाई एंजाइटी अरोजल उस पर एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब भी कोई कहते हैं भाई स्टेज पे जाके कुछ सुनाओ तो क्या होता है स्ट्रेस बढ़ जाता है तो स्ट्रेस बढ़ जाता है उसकी एंजाइटी बढ़ जाती है उसके साथ साथ तो वो कहता है कि एक जो सेल्फ एफिकेसी है जो उसकी कैपेबिलिटी है खुद की वही एक तरीका है जो कम हो सकती है तो दे व्यू मैनी एस्पेक्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट एज फ्रॉड इन विद डेंजर्स तो ये बंदूरा 1993 में उसने सेल्फ एफिकेसी की डिफाइन किया था सेल्फ एफिकेसी को तो सेल्फ एफिकेसी को किसने डिफाइन किया था बंदूरा में कौन से ईयर में 1983 में कौन सी टू स्टेट्स बताई थी उसने फिजियोलॉजिकल एंड इमोशनल ये याद रखना है बस सेकंड मोटिवेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में सेकंड आता है हमारा एट्रीब्यूशन पैटर्न सो एट्रीब्यूशन क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फीचर्स होती हैं एक की हम कह सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वर्च्यूज हैं आपके क्या
आपके फीचर्स हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे। तो एट्रीब्यूशन रिसर्च फोकस ऑन द वे दैट इंडिविजुअल्स अराइव एट casual explanation of what takes place in their lives. Success and failure perceived as due to the internal causes such as personality, ability, or effort, respectively raises or lower self-esteem or the self-worth. Whereas external attribution for positive or negative outcomes do not influence the feelings about one. तो ये किसने कहा था? वेनर में 1985 में कहा था वेनर ने। तो क्या कहा था उसने? एट्रीब्यूशन रिसर्च फोकस किस पे फोकस करती है वो, कि वेज ऑफ द इंडिविजुअल अराइव एट कैजुअल एक्सप्लेनेशन, की जो कैजुअल एक्सप्लेनेशन है एक इंडिविजुअल किस पे पहुंचता है, उसकी कैजुअल एक्सप्लेनेशन पे, किसके लिए, ऑफ व्हाट टेक्स प्लेस इन देयर लाइफ, कि उसकी व्हाट टेक्स प्लेस इन देयर लाइव्स, कि उसकी जो लाइफ है उसमें किस किस चीजों को एक महत्व या इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी उसने एक्सप्लेन किया है, सक्सेस एंड फेलियर, इनको परस्यू किया जाता है एज ड्यू टू द इंटरनल कोजेज सच एज पर्सनालिटी, एबिलिटी और एफर्ट, पर्सनालिटी, एबिलिटी एंड एफर्ट्स। तो ये क्या क्या रेस्पेक्टिवली रेजेज और लोअर सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ। तो ये क्या करती है, हमारे जो इंटरनल कोजेज है किसके कारण होते हैं, हमारे इंटरनल जो है हम परस्यू जो सक्सेस या फेलियर किसकी वजह से होती है, हमारा जो इंटरनल परजम्पशन है, हमारा पर्सनालिटी, एबिलिटी और एफर्ट्स है हमारे, उसके बेसिस पे फेलियर और सक्सेस हमें मिलती है। तो फेलियर और सक्सेस मिलती है, तो फेलियर और सक्सेस के कारण हम कई बार लोअर सेल्फ एस्टीम भी फील करते हैं, और सेल्फ वर्थ भी अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो हम सेल्फ वर्थ फेलियर जो सेल्फ जो वर्थ है अभी मेरी भी कुछ वैल्यू है, और अगर फेल हो जाते हैं तो लोअर सेल्फ एस्टीम, की मेरी सेल्फ एस्टीम लोअर हो गई, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये क्या होता है, किसके बेस पे डिपेंड करता है, ये चीजें हम जो परसीव करते हैं जो सक्सेस और फेलियर, वो पर्सनालिटी, एबिलिटी एंड एफर्ट्स, ये तीन चीजें हैं जिनके कारण हमें ये सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ है, और जो हमारे जो फेलियर और सक्सेस जो हमारी डिसाइड होती है, और जिसके कारण हम सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ जो फील करते हैं। वेयर इज द एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर पॉजिटिव और नहीं, तो एक्सटर्नल जो एट्रीब्यूशन है हमारे, ये तो थी इंटरनल एट्रीब्यूशन की बात। एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन की बात करें तो फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें था इंटरनल के जो इंटरनल कोजेज थे, ये हैं हमारे एक्सटर्नल एट्रीब्यूट्स। फॉर पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द फीलिंग्स अबाउट वन। इसमें कहता है जो एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर पर्सन की, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव आउटकम्स है उस जो एट्रीब्यूशन के, वो अफेक्ट नहीं करते, किसी भी एक पर्टिकुलर की फीलिंग्स को अफेक्ट नहीं करते। तो वो किसने कहा था, वेनर 1985। तो 1985 में उसने एट्रीब्यूशन पैटर्न को डिसाइड किया है। कौन कौन से एट्रीब्यूशन पैटर्न, एक हमारा एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन पैटर्न, एक इंटरनल एट्रीब्यूशन पैटर्न। तो इंटरनल एट्रीब्यूशन पैटर्न है वो सक्सेस और फेलियर होता है ड्यू टू द पर्सनालिटी, एबिलिटी एंड एफर्ट्स। एंड जो एक्सटर्नल है एट्रीब्यूट्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम्स के लिए अफेक्ट नहीं करता किसी भी एक पर्टिकुलर इमोशंस या फीलिंग्स को। नेक्स्ट है हमारा गोल ओरिएंटेशन। सो गोल ओरिएंटेशन मीन्स हमारा मेन जो गोल है एक एट लास्ट एंड ऑफ द वी कैन से द एम एंड अचीवमेंट ऑफ आवर एजुकेशन और एज वेल एज अवर सेल्फ एस्टीम। तो उसका एम क्या है, गोल क्या है हमारा, मास्टरी ओरिएंटेशन लर्निंग गोल मीन्स हम यहाँ पे बात करेंगे लर्निंग गोल का। तो स्टूडेंट्स आर कंसर्न विद डेवलपिंग स्किल्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, ठीक है, तो ये गोल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स मोर कंसर्न विद द आउटकम परफॉर्मेंस देन द प्रोसेस लर्निंग। सो मैनी एंड मैनी जो स्टूडेंट आर मोर कंसर्न अबाउट देयर performance outcome rather than the process learning. What are the process and what I need to learn and what I am going to learn, they are more rather than this, they are more interested in
what will be the outcome and what will be the performance. So student more concerned about the performance. So the student are concerned with the developing skills, knowledge, understanding, performance orientation means performance or ego goals. Means students more concerned about, that's why about the performance rather than the learning. They are not focusing the learning, they are focusing on the outcomes. Then intrinsic या हम कह सकते हैं extrinsic motivation. So intrinsic motivation, individual is self directed. So in this individual is self directed, could be derived from a desire for academic success, knowledge, or working with a positive self esteem. So intrinsic, what is the intrinsic? Self derived means self directed. So कि वो मेरा मन क्या कह रहा है, कि मेरी मन की इच्छा क्या है, जो मेरा दिल करेगा वो करूंगा, वो क्या होता है, सेल्फ इंट्रेंसिक होती है, जो अंदर से उठता है हाँ मेरे को ये करना चाहिए, तो सेल्फ मोटिवेशन होता है. तो कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम ए डिजायर्ड फॉर एकेडमिक सक्सेस, जो खुद से अंदर से उठती है कि मेरी जो एकेडमिक प्रोसेस सक्सेस क्या है, नॉलेज एंड वर्किंग विद ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करूंगा, हाँ मेरा ये पॉजिटिव ये एम है और मैं आज से स्टार्ट करूंगा और आज से तैयारी करूंगा और मैं ये एग्जाम क्लियर करके दिखाऊंगा, वो हमारी क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, इंडिविजुअल इज अदर डायरेक्टेड, कुड बी ए रिजल्ट ऑफ अदर टीचर का शाबाश यू कैन डू, कर देगा चलो शाबाश, अब की बार तुम एग्जाम क्लियर कर दोगे पढ़ो, या कोई बच्चे हैं उनको मोटिवेट करते हैं, यस यू कैन डू, लगे रहो, तो वो क्या इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन किसी से भी मिल सकता है, वो पेरेंट्स से, टीचर से, या किसी एज ए रिवार्ड के तौर पे, कोई रेस कर रहा है तो हम उसको मोटिवेट करें, यस यस यू कैन अचीव द गोल, जस्ट यस रन फास्ट रन फास्ट. तो क्या है, एक मोटिवेशन मिलता है, जो बाहर के लोगों से जो मोटिवेशन मिलता है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है हमारा. So so in this extrinsic motivation, there is first parental influences, means parental hold academic success in high regard and have high expectation for their learner. So पेरेंट्स से रिवार्ड करते हैं, पेरेंट्स क्या है, वो पढ़ा सकते हैं बच्चों को, पैसे लगा सकते हैं, वो क्या एक मोटिवेशन ही है, उसको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, तो वो भी एक जो उनकी दो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है. रिवार्ड्स, दीज कुड बी द मॉनेटरी और मटेरियल रिवार्ड्स, कि हम रिवार्ड देंगे, इनाम देंगे, तुम अगर ये जीत जाओगे, तुम पास हो जाओगे तो तुम इनाम देंगे, पास हो जाओगे अब की बार तुम्हें मोबाइल ला के देंगे, तो क्या है, मोटिवेशन है, रिवार्ड्स मोटिवेशन है. देन एक्नोलेजमेंट, ऑनर रोल और अदर एकेडमिक रिवार्ड्स, अटेंशन ऑफ अदर स्टूडेंट टीचर, हाँ तुम अब की बार ये कर लोगे, तुम्हें मॉनिटर बना देंगे क्लास का, तो एक्नोलेजमेंट है, ये अब अचीव कर लो, आपको ये रोल दे देंगे, ये डेजिग्नेशन देंगे, अगर आपने इतनी सेल्स या प्रोडक्ट सेल कर दिए तो आपको सेल्स मैनेजर बना देंगे हम, तो ये क्या एक्नोलेजमेंट है. Classroom privileges for positive academic performance. So in this classroom privileges for positive academic performance, तो इसमें पॉजिटिव अगर अच्छे हाई मार्क्स लाओगे तो ये क्या है, फ्री टाइम या टाइम इन ऑर्गेनाइज सेंटर और अदर अपॉर्चुनिटीज दैट स्टूडेंट आर नॉट गारंटीड, स्टूडेंट को जिसकी गारंटीड नहीं होती, या इस केस में कि क्लासरूम प्रिविलेजेस उसको एक स्पेशल फोकस, स्पेशल उसको इनाम दिया जाता है, जो अदर जो स्टूडेंट ने सोचा भी नहीं होता है. तो दीज कुड रेंज फ्रॉम द फ्री टाइम, ये क्या है, फ्री टाइम, टाइम इन ऑर्गेनाइज सेंटर्स और अदर अपॉर्चुनिटी दैट स्टूडेंट आर नॉट गारंटीड, तो जिसमें स्टूडेंट को लगता है, जहाँ पे एक पॉजिटिव एकेडमिक परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा उसको कोचिंग दे दी, ठीक है, तुम ये पास हो जाओगे तो तुम्हारा फ्री कोचिंग देंगे. कई बार प्लस टू में नीट की तैयारी करवाते हैं, पीएमटी की तैयारी करवाते हैं, तो कई स्कूल वाले क्या कहते हैं, इतने मार्क्स लाओगे तो आपको फ्री में आपको कोचिंग देंगे. अब नीट वाले आते हैं, कोचिंग सेंटर वाले स्कूलों में विजिट करते हैं, वो कहते हैं
एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, आपका स्कॉलरशिप टेस्ट लेंगे, आप इफ यू विल अचीव this type of this percentage, we will give some free coaching to you, or we will give you up to 80% off on the total fee. So इस तरह की जो रिवार्ड्स है, क्लासरूम प्रिविलेज फॉर पॉजिटिव एकेडमिक परफॉर्मेंसेस. Then multiple intelligence characteristics. What is the next? Multiple intelligence characteristics. So what is the multiple intelligence characteristics? मीन्स एक साथ हम दो काम स्टूडेंट्स को देते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा जो करेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स की वो आइडेंटिफाई करके उसको उसी रोल में हम मॉडिफाई या डालते हैं किसी स्टूडेंट को. तो इसमें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, किसी स्टूडेंट में एग्जिस्टेंस होती है, इंटेलिजेंस आर अटून टू बी द ह्यूमन कंडीशन, दे आर एबल टू कंप्रीहेंड इश्यूज लाइक द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, डेथ एंड द एक्सपीरियंस ऑफ लव. तो इस तरह की जो कंडीशंस होती है वो एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस होते हैं. एग्जिस्टेंशियल जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे मृत्यु, डेथ, लाइफ, लव, तो इस तरह की जो होती हैं एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है, जो ऑटोमेटिक ह्यूमन बिहेवियर में आ जाती हैं टाइम के साथ साथ. द इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटर और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. इंटरपर्सनल लर्नर्स understand the mood and motivation of other, enabling them to work and communicate effectively. अब क्या होता है कि हमारा मूड कई बार दूसरों के मूड पे डिपेंड करता है. कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो किसी का सामने आ गया, उसका मूड ऐसे देख के बेकार से हमारा भी मूड बेकार हो जाता है कि हम काम करने का मन ही नहीं करता उसका मूड खराब देख के. एक आदमी कॉलेज में मिलता है, हंसी मजाक करता है, या उसका एकदम से एक मोटिवेशन या एक ऐसे चेहरे पे खुशी देख के हमारा पूरा दिन खुशी खुशी जाता है और काम करने का मन करता है. दूसरा काम कर रहा है, उसका मूड अच्छा है काम करने का, तो हमें भी मोटिवेट कर रहा है कि हम क्यों खाली बैठे, हम भी पढ़े. एक हमारा रूममेट है, पढ़ रहा है, रात में बैठ के हम सो रहे हैं, हम सोचते हैं यार ये पढ़ सकता है बैठ के, तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता. तो ये क्या है, एक जो इंटरपर्सनल मोटिवेशंस है. इंट्रापर्सनल लर्नर कौन से हैं? Have a deep awareness of their own inner feelings. They have a strong sense of independence and self confidence. इंट्रापर्सनल खुद अपने अंदर, इंटरपर्सनल जो दूसरों को देख के अपने आप को मोटिवेट करते हैं. इंट्रापर्सनल जो खुद अपने अंदर से अपने इनर फीलिंग से, दे आर वेल अवेयर अबाउट देयर इनर फीलिंग एंड दे ऑलवेज ट्राई टू डू एनीथिंग इंडिपेंडेंटली इन देयर ओवन वे. उन पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि मैं कर सकता हूँ, तो उसको दूसरे के मदद की जरूरत नहीं होती, और कुछ दूसरों को देख के वो मोटिवेट नहीं होता है. वो खुद की जो अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके बेसिस पे इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन लेता है और काम करता है. One minute. There are multiple intelligence characteristics. So in this we are just studying about the bodily and kinesthetic. Kinesthetic. What is the kinesthetic? So kinesthetic intelligence is the which is we include some body activities in this. Okay, means we have used to our physical activities in this. Kinesthetic means we are using our body and we are involved our both fine and grow motor skill. Motor skill means we are use our hand and legs and our body to do some things. So students who possess bodily kinesthetic intelligence have the
ability to work skillfully with the object, involving both fine and gross motor skills. Motor skills means physical activities. They are characterized by a well-developed sense of balance and the motor control. In addition, they are skillful at translating intention into action. These students learn best by doing. तो इस तरह के स्टूडेंट है, they are learn best by doing. किसका इंटरेस्ट है आर्ट्स में, तो क्या है, ड्राइंग बना के अपनी कला है, जो स्किल्स, यहाँ पे स्किल्स की यूज की गई है, जहाँ पे फिजिकल स्किल्स की जरूरत होती है वहां से मोटिवेशन उनको मिलता है. किसी को कोई प्ले है, गेम्स पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स में पसंद है, उससे उनको मोटिवेशन मिलता है. सो इस तरह के जो स्टूडेंट है उनको कुछ करके सीखने की आदत होती है कि दे आर लर्न बाय डूइंग. कोई ड्राइंग है, कोई आर्किटेक्चर है, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट है, तो ये इस तरह की जो वो जिसमें इन्वॉल्व हमारा कास्थेटिक इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा मोटर स्किल्स या फिजिकल एक्टिविटी जो जुड़ी होती है. Then visual spatial intelligence. So in this spatial intelligence is characterized by a person capacity, एक person की capacity. कैसी capacity? To perceive the visual world, to perceive the visual world and recreate aspects of it even in the absence of the relevant stimuli. वो क्या करते हैं, उनकी एक पर्सन की कैपेसिटी को इसमें डिफाइन किया गया है. इट इज करेक्टराइज्ड बाय पर्सन कैपेसिटी टू परसीव द विजुअल वर्ल्ड एंड recreate aspects of it even in the absence of the relevant stimuli. उनके अंदर है नहीं, फिर भी विजुअलाइज करते हैं उन चीजों को. विजुअलाइज करके मतलब इमेजिनेशन, वो इमेजिनेशन करते हैं किसी चीज को और उसको रियल लाइफ में वो ढालने की कोशिश करते हैं. इवन इन द एब्सेंस ऑफ, उनके अंदर वो चीज नहीं है, फिर भी वो इमेजिन करते हैं उस चीज को कि मैं भी ऐसा हूँ. ठीक है, एक सिंगर है, वो एक चाहता है कि मैं भी उस सिंगर के जैसा बनूं, लेकिन वो क्वालिटी है नहीं, हमारा गला इतना सुरीला नहीं है. देन आफ्टर दैट आई विजुअलाइज, आई इमेजिन दैट आई मे बी द दैट पर्सन. सो इन दिस केस it will be the visual spatial intelligence. So this intelligence is fundamentally tied to concrete world and the location of objects in that world. World कौन सा हो सकता है? Play chess, guess the mastery object inside a bag. ठीक है, गैस करो इसके अंदर क्या है बैग में. प्रोबेबिलिटी की बात आ रही है, मेरी मेरी मुट्ठी में क्या है बताओ. ठीक है, मतलब विजुअलाइज, इमेजिनेशन करना है इसके अंदर. बट वी आर नॉट, इट इज नॉट एंड द एब्सेंस ऑफ द नॉट रेलिवेंट टू द आवर स्टिमुली. कि रेलिवेंट नहीं है, एकदम से आके पूछेगा बताओ मेरे पास क्या है, मेरे आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, बट वी डोंट नो द व्हाट इज द सरप्राइज. एंड बिकॉज देयर इज absence of the stimuli, कि वो चीज हमारे अंदर नहीं है, we have not think about that particular things, so we cannot imagine. So we can only visualize and we can use our capacity to think of a particular things. Then musical naturalist intelligence. So no other intelligence emerges earlier than the musical talents. Those who possess a high level of musical or rhythmic intelligence constantly hear tones, rhythms, and musical pattern in the environment and human voice, as well as music. The auditory sense is crucial, although not mandatory. So, in this, what type of the intelligence they have? Musical or naturalist. मीन्स कई बार हम क्या होते हैं कि म्यूजिक के टच में रहते हैं, म्यूजिक सुनते रहते हैं, हर चीजों की आवाज की पहचान हो जाती है. दे आर मोर अवेयर अबाउट द ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द साउंड. व्हेनेवर दे एनी साउंड happens, they are just recognize, identified quickly. Then the sound is making by whom, तो किसकी साउंड है. कोई नेचर के अंदर रहता है तो दे नो ईच एंड एवरी बर्ड्स एंड एनिमल साउंड्स, दे आर वेरी अवेयर अबाउट ईच एंड एवरी साउंड. तो इस तरह के जो कंटिन्यूसली उस इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे म्यूजिक है या अदर थिंग्स है, तो दे कैन रिकॉग्नाइज वेरी वेल whether it is a human voice or music, they can easily recognize the things. तो ये भी एक इंटेलिजेंस होती है कि आवाज को पहचानना. देन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, तो कई को लॉजिकल एनालिटिकल माइंड होता है. दे कैन एबल एंड कैपेबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. सो द लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस
initially develops through observation, manipulation and handling of physical objects. ठीक है, तो वो क्या है, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करके एंड ऑब्जर्वेशन एंड मैनिपुलेशन. सो ये डेवलप होती है कैसे, थ्रू ऑब्जर्वेशन से. मैं ऑब्जर्व करूंगा, ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी है, मैं ऑब्जर्व करके बता दूंगा भी इसमें क्या करेक्टरिस्टिक्स है. या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हाउ फ्रीक्वेंटली ही जस्ट विजिटिंग ए पर्टिकुलर स्टोर. एंड देन मैनिपुलेशन, द हैंडलिंग ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, हाउ ए पर्सन कैन इजीली हैंडल ए फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो कैसे एक पजल्स है, पजल्स दे दिए मैंने किसी को, कैसे उनको ऑर्गेनाइज करता है, किस तरीके से. तो जो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएगा, इट वी कैन से he or she have a good logical and mathematical intelligence. So in this so in time the thinking become the more abstract. तो इसमें thinking more abstract बन जाती है. The intelligence is closely related to scientific thinking and deductive reasoning. साइंटिफिक थिंकिंग होती है और डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, एक पूरे हाँ जो टफ लेवल से हम सिंपल लेवल पे पहुंचते हैं. तो लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग है कि कैसे हम चीजों को हैंडल करते हैं, और ये कैसे आती है, ऑब्जर्वेशन से, मैनिपुलेशन से आती है. और ये साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है जब हम एक मैनिपुलेशन करना सीख जाते हैं, जो चीजें हैं उसको अच्छे से एक ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हैं. ठीक है, काम तो सब कर लेते हैं लेकिन तरीके से कैसे करोगे उस चीज को. एक बॉक्स दे दिया, उस इस बॉक्स के अंदर और बॉक्स आपको सेट करने हैं, तो इस तरीके से करने हैं कि मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइज हो जाए. कई हैं उसको ऐसे ऐसे ही डाल देंगे रैंडमली सारे बॉक्स के अंदर, जो छोटे बॉक्स हैं उसको. लेकिन एक ऐसा है जो उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हैंडल करके उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा ताकि स्पेस भी कम यूटिलाइज हो और वो फुल भी हो जाए डब्बा. तो वो क्या एक लॉजिकल माइंड है उसका. तो इस तरह की थिंकिंग की जो हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारा लॉजिकल मैथमेटिकल रीजनिंग चेक करने के लिए कि माइंड हमारा साउंड है या नहीं. वर्बल लिंग्विस्टिक intelligence is related to our language. The power and the love of the written and spoken word is at the heart of the intelligence. Okay? Reading, writing, listening, speaking are the activities that represent the intelligence. So, communication skills कौन सी है? Reading, writing, listening and speaking. The four are the communication skills. So if any person having these all skills, then we can say this is very intelligent. They are very, they know the reading, and they can write very well. They can listen the properly, and they can speak influently. So this type of the verbal and intelligent characteristics of a person. Then third, prior knowledge. Prior knowledge, it means the knowledge which we have achieved and already know before getting a new knowledge. So prior knowledge is the knowledge that learners already has before they meet new information. New information है उससे पहले उनके पास वो information already होगी. तो a learner understanding of a text can be improved by activating its prior knowledge before dealing with the text and developing his habit is good learner attaining of them. So whenever we go to the class to study and to teach any topic, then we will ask the students, do you know about this? Do you know about this? So why we ask this type of the question? Because we have to know about the awareness of the student, whether student know about this particular things or particular topic or not. So इससे क्या होता है, एक सपोर्ट मिल जाता है टीचर को और बाकी स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो जाते हैं. और अगर कुछ नॉलेज पता है स्टूडेंट को तो वी कैन जस्ट manipulate and organize the topics according to their prior knowledge. Then economic, so what are the economic characteristics, or we can say the home life characteristics. So इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन बिफोर स्कूल की प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह मिल रही है तो ऑलरेडी मोटिवेट होगा स्टूडेंट, खुश होगा, लर्नर खुश होगा, अच्छे से पढ़ेगा. Appropriate necessary school supply. If he have already each and every supply, notebook, drinking water and food, and the written material and stationery, then the student can learn better and he motivated well. Parents' ability to assist assist learner with the academic, social related homework and activities.
So ये भी हेल्प करता है मोटिवेट करने में कि टीचर जो स्टूडेंट अपने पेरेंट्स है एक जो अपने बच्चे को कितना असिस्ट कर रहे हैं, और एकेडमिक और स्कूल रिलेटेड होमवर्क एक्टिविटीज में वो अगर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, then he can grow very well and he can motivate and he can study it very well and learn the things quickly. पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द टीचर पेरेंट रिलेशनशिप, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है एक टीचर और पेरेंट्स की रिलेशनशिप के बीच में, बिकॉज जब तक पेरेंट्स हैं अपने पेरेंट्स से टीचर मिलेगा नहीं स्टूडेंट की अगर कोई प्रॉब्लम है, देन ए टीचर मस्ट नीड टू मीट टू द पेरेंट्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट। तारे जमीन पे आपने देखी थी मूवी, तो आमिर खान क्या था, पेरेंट्स से मिलके आया था, तो उनको अवेयर किया था, पेरेंट्स को बताया था कि डायलेक्सिया की प्रॉब्लम है बच्चे को, he cannot understand the words structuring and sequencing। सो तो तारे जमीन पे ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए पेरेंट्स से मिलना जरूरी है अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या बच्चा कोई मतलब एक्टिव नहीं है या कुछ अंदर ही अंदर बच्चे को चल रहा है, तो इसलिए जरूरी होता है। तो ये क्या है, एक मोटिवेशन देते हैं एक लर्नर को ये सब चीजें। देन वैल्यूज, so values हैं, our values are determined by the belief we hold, which in turn will determine our behavior। so values कौन सी हैं, वो determine करते हैं हमारे belief को, we hold क्या क्या हमारा belief रखते हैं, किस चीज में हम believe करते हैं, वो हमारी values होती हैं जो determine करते हैं, और behavior हमारे behavior को जो reflect करती हैं। हमारी values हमारे behavior से पता चलती है कि हम क्या belief या किसी के बारे में क्या believe करते हैं। तो beliefs are based on our world view कि हम पूरे संसार को किस तरीके से देखते हैं, वो हमारा बिलीफ होता है कि किस नजरिए से हम किसी चीज को देखते हैं। तो वन कॉमन वर्ल्ड व्यू इज नेचुरलिज्म। तो सबसे पहले हमारा जो वर्ल्ड व्यू है, कॉमन वर्ल्ड व्यू है, वो नेचुरलिज्म, कि सब में एक नेचुरल वो होता है कि हम एक नेचुरल हमारे अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स है, बिलीव क्या करते हैं एक नेचर में, कि नेचुरलिज्म कहते हैं कई। नेचुरलिज्म क्या होता है कि एक निश्चित है जो चीजें, मरना, जीना, बर्थ, ये सब क्या है, एक निश्चित है। तो इस तरह नेचुरलिज्म में कुछ बिलीफ है, वो तो नेचुरल बिलीफ हमारे चलते आएंगे जो नेचुरल ने हमें दिए हैं। द आइडिया दैट नथिंग एग्जिस्ट आउटसाइड द नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉज के ऊपर कुछ भी नहीं है, जो नेचर ने फाइनल जिंदगी, मृत्यु, डेथ, जो भी है जो नेचर ने बनाया है उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो द ट्रांसेंडेंट जो ट्रांसेंडेंटलिज्म, सो ट्रांसेंडेंटलिज्म, 1 मिनट क्या है ये, हाँ, ये ट्रांसेंडेंटलिज्म इज द बिलीफ दैट नेचर इज गॉड एंड गॉड इज वट एवर यू वांट इट टू बी। सो क्या है ये ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या है, तो ये इसने कहा है इज द बिलीफ, ये एक बिलीफ है दैट नेचर इज गॉड, कि जो प्रकृति है भगवान है, लेकिन भगवान क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। वट एवर यू वॉन्ट इट टू बी, क्या बनाना चाहते हो आप, क्या सोचते हैं, वो है। तो थीजम इज द बिलीफ इन ए गॉड whom you hold some responsibility to। तो एक बिलीफ है इन गॉड में, हमारा किसी का बिलीफ है गॉड में, किसी का नहीं है, तो जिसका बिलीफ है तो वो क्या है, यू होल्ड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर बिलीफ है तो हम हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भगवान से डरो, पाप मत करो, कुछ गलत काम करेंगे तो भी बिलीव इन द गॉड। Somebody don't like to eat the non-veg, so they believe that non-veg is a bad thing, because for non-veg we have need to kill a animal। सो कई की ये बिलीफ होती है कि भगवान बुरा मान जाएगा, लेकिन किसी में ये भगवान पे बलि चढ़ाते हैं जानवरों को जो काट के। सो ये सब का अपना अपना बिलीफ है कि आप रिस्पॉन्सिबल कितने हो उस चीज के लिए। द वे यू इंटरप्रेट द वर्ल्ड विल सिग्निफिकेंटली अफेक्ट दैट यू वैल्यू, कि आप किस तरह से इंटरप्रेट करते हो जो वर्ल्ड है, उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हो, अपने आप को वर्ल्ड के अंदर कैसे इंटरप्रेट, क्या बिलीव करते हो, जो अफेक्ट करता है आपकी वैल्यूज को। तो आपकी वैल्यूज है वो आपके बिलीफ पे डिपेंड करती है, तो जो बिलीफ है वो आपके बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है। तो योर वैल्यू विल देन डिटरमाइन हाउ यू बिहेव। तो हमारी वैल्यू डिटरमाइन करती है कि हम कैसे बिहेव करते हैं। तो ये है, तो एक ये है बिलीफ होता है कि नेचर इज गॉड एंड गॉड इज
whenever you want it to be. Transcendentalism क्या था? Is a belief the nature is God and God is whatever you want it to be, जो आप इसको बनाना चाहते हो, जो आप सोचते हो जिसके बारे में, ठीक है। ये वैल्यूज हो गया हमारा। फिर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। So emotional intelligence, what is the emotional intelligence? Emotional intelligence is capability of individual to recognize their own and other people emotions. खुद या दूसरों की जो इमोशंस को आइडेंटिफाई हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज देयर ओवन, खुद की, एंड अदर पीपल इमोशंस, दूसरे लोगों की इमोशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो discern between the different feelings and label them appropriately. Use emotional information to guide thinking and behavior, and manage or to adjust emotion to adapt to the environment to achieve one's goal. So क्या है? Discern between the different feelings. Different feelings में क्या वो अलग अलग discern है, एंड लेबल देम अप्रोप्रिएटली, उनको लेबल करते हैं कि ये फीलिंग कैसी है, इसके लिए मेरी कैसी फीलिंग है, इसके लिए मेरी कैसी फीलिंग है, उसको हम लेबलिंग करते हैं। यूज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंकिंग, हमारी जो इमोशनल इंफॉर्मेशन है किसी के लिए, उसको हम यूज करते हैं हमारी थिंकिंग एंड बिहेवियर को गाइड करने के लिए। एंड मैनेज करते हैं, एडजस्ट करते हैं हमारे इमोशंस को टू अडोप्ट इन्वायरमेंट में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन चीजों को हम एक इन्वायरमेंट में अचीव वो अडोप्ट करते हैं, ठीक है। कि हम अडेप्ट करेंगे जो भी इन्वायरमेंट में, हम अडेप्ट करेंगे हमारी फीलिंग्स को, हमारी थिंकिंग बिहेवियर को, सो दैट वी कैन अचीव आवर गोल। तो ये क्या है, एक मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, उसके बारे में मेरी अलग थिंकिंग है, उस लड़की के बारे में अलग थिंकिंग है, उस लड़के के बारे में मेरी अलग थिंकिंग है। सो ये क्या है कि डिफरेंट लेबलिंग दे देते हैं हम एक डिफरेंट जो फीलिंग्स को। एंड यूज इमोशनल, जो इमोशनल इंफॉर्मेशन है, मैं मान लो कि इमोशनल अटैच हूँ अपनी फैमिली से, तो उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैं वो इंफॉर्मेशन मेरी थिंकिंग और बिहेवियर को गाइड करेंगे। तो जो इमोशनल इंफॉर्मेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं किसी के बारे में थिंकिंग सोचूंगा और बिहेव करूंगा। अब मेरा किसी के बारे में नहीं पता, तो मैं कुछ नहीं इंटरप्रेट कर सकता उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि वो कैसा है, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। और किसी की जो इमोशनल इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी, मैंने बात की होगी कभी किसी से, या मिला होगा किसी से, या बैठ के बातें की होंगी, तो आई कैन यूज दोज इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड माई थिंकिंग कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बिहेव करूंगा उसके लिए। अब स्टार्टिंग में से मिला, एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं रहा, तो मेरी थिंकिंग और मेरा बिहेवियर क्या होगा उसके लिए, नेगेटिव हो जाएगा। या स्टार्टिंग में किसी से मिला, बहुत अच्छा मेरे को लगा, उसकी बातें अच्छी लगी, तो मेरा थिंकिंग और बिहेवियर के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है। एंड कल्चर, आइडियाज, कस्टम्स एंड सोशल बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पीपल, वो हमारा क्या होता है कल्चर, कि आइडिया, कस्टम या सोशल बिहेवियर एक पर्टिकुलर पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल है, एक कम्युनिटी है जिसको हम कल्चर बोलते हैं, तो उसका आइडिया या कस्टम और सोशल बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है, वो हमारा मोटिवेट करते हैं एक कल्चर। अगर कल्चर की बात करें, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो आइडियाज हैं, कस्टम्स हैं, सोशल बिहेवियर है, वो हम जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, मोटिवेट करते हैं। द लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब लैंग्वेज से हम पता लगा सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है। मान लो कोई राजस्थान से, तो राजस्थान की लैंग्वेज होगी, हम पता लगा लेंगे उसकी बहुत सी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स तो पता लगा लेंगे, राजस्थान से है ये, ठीक है। उसका राजस्थान का जो मेन जो है फूड स्टाइल क्या है, लिविंग स्टाइल क्या है वहाँ की, ठीक है। तो ये हम सारा कुछ पता लगा सकते हैं लैंग्वेज से। तो लैंग्वेज है बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करती है। देन सोशल स्किल्स, तो सोशल स्किल्स क्या रिफ्लेक्ट करती हैं कि सोशल स्किल इज एनी स्किल फैसिलिटेटिंग इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स। तो सोशल स्किल क्या होती है कि इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स, से हाउ वी इंटरेक्ट एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स, वो हमें सोशल स्किल्स पे डिपेंड करती है कि आप अपने आप को इंटरेक्ट कैसे करते हो, कम्युनिकेट कैसे करते हो दूसरे के साथ सोसाइटी के अंदर। तो सोशल रूल्स एंड relations are created, communicated and changed in the verbal and non-verbal ways. The process of learning these skills is called socialization. तो सोशलाइजेशन में क्या है कि डिफरेंट रोल्स होते हैं हमारे, डिफरेंट रिलेटिव्स होते हैं, डिफरेंट रिलेटिव्स के साथ डिफरेंट रिलेशंस होते हैं।
तो सोशल रूल्स एंड रिलेशंस आर क्रिएटेड, कुछ रूल्स एंड कस्टम्स रिचुअल्स, रीति रिवाज बने होते हैं कि इनको फॉलो करना है। कई गांव में है जो अपने लॉज से, इन लॉज से वो क्या करते हैं, पर्दा करते हैं। शहरों में नहीं करते पर्दा, बहुत कम रेयरली करते हैं। तो अब तो पर्दा सिस्टम लगभग खत्म ही होगी, लेकिन ये रिचुअल्स है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है सोसाइटी में बनाए गए जो हम उसी वे में कम्युनिकेट करते हैं, वर्बली और नॉन वर्बली। तो ये क्या प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जिसको हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग दीज स्किल्स को लर्न करने का जो प्रोसेस है उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क मी इन द कोर्स अवेलेबल एट learnmitra.com। तो वहां पे कोर्स में जाके क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन है, वहां पे आप पूछ सकते हैं।